दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक जंगल लोर, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है संजीव दत्त जी ने और जिस बुक को पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स देहरादून ने। उसकी अगली कहानी है। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि जिन 3 सबकों का जिक्र मैंने किया है उन्हें सीखने के साथ ही मेरी जंगल ट्रेनिंग पूरी हो गई। कम से कम जहां तक मुझे अपने बड़ों से जो इस मामले में कुछ सीखना था मैं सीख चुका था। मुझे यह सिखा दिया गया था कि बंदूक कैसे पकड़ी जाती है और चलाई कैसे जाती है। मुझे ऐसे जंगलों में ले जाया जा चुका था जहां शेर थे, भालू थे, और मुझे वहां पर लेके जाने के पीछे उनकी मंशा मुझे यह बताने की थी कि जब तक कोई जानवर घायल ना हो तब तक उससे किसी खतरे की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। कम उम्र में जो सबक आप अच्छे से सीख लें उन्हें आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, और मैंने अपने सबक अच्छे से सीख लिए थे। ये सबक सीख लेने के बाद इनसे कोई फायदा उठाना या ना उठाना पूरी तरह मेरे ऊपर था, और मुझे इस बात की खुशी है कि यह फैसला मुझ पर ही छोड़ दिया गया था कि मुझे क्या करना है ये मुझे ही डिसाइड करना था। ऐसे फैसले मेरे ऊपर इसलिए छोड़ दिए गए थे क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा थी, बल्कि मेरे बड़े ये जानते समझते थे कि मेरी उम्र के लड़कों के साथ यही करना ठीक होगा। लड़कों में दिमाग की कमी नहीं होती, और जहां भी शिकार की सहूलियतें मौजूद हों, जैसे कि हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में है, लड़कों को अपनी पसंद के शिकार का तरीका तय करने की आजादी मिलनी ही चाहिए। यदि किसी लड़के की दिलचस्पी शिकार में नहीं है तो उसे जबरन उस पर धकेला भी नहीं जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जबरदस्ती आप कितने ही पर्दे क्यों ना डाल दो, उसे छिपाया नहीं जा सकता। यदि आप बड़ी चालाकी से अपनी मर्जी किसी लड़के पर इस तरह भी लादने की कोशिश करें जो उसकी दिलचस्पी के मुताबिक मालूम हो, तो भी इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ढका छुपी जबरदस्ती किसी भी खेल या शिकार का मजा अपने आप खत्म कर देती है। निमोनिया होने पर जिंदगी और मौत की जद्दोजहद मैंने बहुत अच्छे से देखी थी। मेरी देखभाल मेरी माँ करती थी, मेरी बहन करती थी, और उनकी मदद करता था मेरा बड़ा भाई टॉम। एक ऐसा मौका आया जब जिंदगी मेरे हाथों से फिसलती जा रही थी। ऐसे वक्त में जब जीने की ललक पैदा करने के लिए मुझे हौसला अफजाई की जरूरत थी, तब टॉम ने मुझे पहली गुलेल दी। मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था। टॉम मेरे बाजू में आकर बैठा और उसने अपनी जेब से गुलेल निकालकर मेरे हाथों में सौंपते हुए दूसरे हाथ से मांस के सूप का कप मेरे हाथ में पकड़ाया, और उसने कहा कि गुलेल चलाने लायक ताकत मेरे अंदर आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि मैं ये कप खाली कर दूं। और उसके बाद मुझे जो कुछ भी खाने पीने के लिए दिया गया मैंने बगैर ना नुकुर के मंजूर कर लिया। जैसे जैसे मेरी ताकत वापस लौट रही थी, जिंदगी में मेरी दिलचस्पी बनाए रखने में टॉम ने, मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने मुझे बहुत मदद की। टॉम मुझे जंगल की बातें सुनाकर गुलेल के इस्तेमाल के बारे में तरह तरह के सबक भी सिखाता था। टॉम से मैंने सीखा कि शिकारियों के लिए साल के 2 ही हिस्से होते हैं, बंद सीजन और खुला सीजन। बंद सीजन के दौरान मेरी गुलेल अलमारी में ही रहती थी, क्योंकि इस दौरान पंछी अपने घोंसलों में होते थे, और या तो वो अंडे से रहे होते थे या अपने नन्हों की देखभाल कर रहे होते थे। ऐसे में उन्हें मारने का काम कोई जालिम ही कर सकता था। खुले सीजन के दौरान मुझे किसी भी परिंदे को अपनी गुलेल से मारने की पूरी छूट थी, बशर्ते अपने मारे हर पंछी का कोई इस्तेमाल मेरे पास हो। हर एक कबूतर और नीले पहाड़ी कबूतर हमारे यहाँ इफरात में पाए जाते थे और उन्हें खाने के लिए मारा जा सकता था, लेकिन बाकी परिंदे ऐसे थे जिन्हें सिर्फ सजाने के काम में लाया जा सकता था, और इसके लिए जरूरी था कि उनकी खाल अलग की जाए, फिर उसमें मसाला भरा जाए। और जब मुझे ये काम करने लायक समझ लिया गया तो मुझे टॉम ने एक खाल निकालने वाला चाकू और संखिया वाला साबुन ला दिया। टॉम को कई चीजों में महारत हासिल थी, लेकिन जानवरों या परिंदों की खाल में मसाला भरकर उन्हें सजावट के लिए तैयार करना उसमें शामिल नहीं था। लेकिन फिर भी उसने मुझे सिखाने के लिए एक मुर्गे की खाल अलग की और मुझे एक एक बात बारीकी से सिखाई। बाद में खाल भरते भरते
मैं इस काम में इतना होशियार हो गया कि मेरे काम में कोई गलती निकाल नहीं सकता था। हमारा एक चचेरा भाई स्टीफन डीज उन दिनों कुमाऊं के परिंदों पर एक किताब तैयार कर रहा था और उसकी किताब में छपी 180 तस्वीरों में से ज्यादातर तस्वीरें मसाला भरे उन परिंदों को देखकर बनाई गई थी जो कि मैंने इकट्ठे कर रखे थे। कुछ परिंदे तो खास तौर पर मैंने अपने इस भाई के लिए ही मारे थे। टॉम ने 2 कुत्ते पाल रखे थे। एक का नाम था पॉपी, वो लाल रंग का देसी कुत्ता था। टॉम को पॉपी दूसरी अफगान जंग के दौरान काबुल की गलियों में भटकता हुआ मिला था और टॉम उसे अपने साथ हिंदुस्तान ले आया था। दूसरा कुत्ता था मैगॉग। जिंदगी से भरपूर इस सफेद स्पेनियल कुत्ते की दुम बड़ी गुच्छेदार थी। पॉपी को मुझ जैसे छोटे लड़कों से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन मैगॉग की बात कुछ और ही थी। वो इतना तगड़ा था कि मुझे अपने पीठ पर बिठाकर छोटे मोटे फासले तय कर सकता था। मैगॉग एक खुले दिमाग का कुत्ता था और खुद को उसने मेरा निगाहबान मान लिया था। वो अपना सारा प्यार मुझ पर लुटा देता था। मैगॉग ने ही मुझे सिखाया कि किसी भी घनी झाड़ी के बहुत नजदीक से गुजरना नासमझी का काम है, क्योंकि घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर सो रहे जानवरों को ये बात नागवार लग सकती है और वे हमला कर सकते हैं। मैगॉग ने ही मुझे साबित करके दिखाया कि यदि कोई कुत्ता चाहे तो वो बिल्ली की तरह जंगल में बगैर आहट पैदा किए चल सकता है। मैगॉग के साथ होने से खुद पर मेरा भरोसा इतना बढ़ गया था कि मैं जिन घने जंगलों में जाने से डरता था, अब मैं वहां पर मैगॉग के साथ जाने लगा था। मेरे गुलेलबाजी के दिनों में हमें एक ऐसा सनसनीखेज तजुर्बा हुआ जिसमें मैगॉग की जान जाते जाते बची थी। सुबह सुबह मैगॉग और मैं अपने घरेलू अजायब घर के लिए सनबर्ड नाम की चिड़िया ढूंढने निकले थे कि तभी हमारी मुलाकात डैंसे से हो गई। डैंसे अपने कुत्ते थिसल के साथ घूमने के लिए निकला हुआ था। अब हम साथ साथ आगे बढ़ने लगे। दोनों कुत्तों में आपस में कोई अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन इस सुबह उनमें आपस में लड़ाई नहीं हुई थी। हम लोग साथ साथ थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि थिसल ने एक सेही को छेड़ दिया और मैगॉग मेरी आवाज को नजरअंदाज करता हुआ सेही यानी पोर्कुपाइन का पीछा करने में थिसल के साथ हो लिया। डेंसे के पास भरतल बंदूक तो थी, मगर उसका इस्तेमाल करने में कुत्तों को गोली लगने का खतरा था। दोनों कुत्ते सेही के आजू बाजू दौड़ रहे थे और बीच बीच में उसे काटने की कोशिश भी कर रहे थे। भागने में डेंसे कुछ कमजोर था और इसके अलावा वो बंदूक भी लादे हुए था, जिससे वो आसानी से भाग नहीं पाता था। लिहाजा थोड़ी देर में ही सेही दोनों कुत्तों और मैंने डेंसे को काफी पीछे छोड़ दिया। सेही से निपटना किसी के लिए बड़ा खतरनाक तजुर्बा हो सकता है। हालांकि सेही अपने कांटे तीर जैसे नहीं चला पाती, लेकिन सख्त जान से ही अपनी जान बचाने या हमला करने के लिए अपने सारे कांटे खड़े कर लेती है और बहुत तेजी से उल्टी दौड़ती है। सेही का पीछा करने में शामिल होने के पहले मैंने अपनी गुलेल जेब में ठूंस ली थी और हाथ में एक मोटा डंडा ले लिया था, लेकिन मैं इसके बावजूद कुत्तों की ज्यादा मदद कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी मैं नजदीक पहुंचता था सेही मुझ पर हमला बोल देती थी और कई बार तो मैं कुत्तों की वजह से सेही के कांटों का शिकार बनने से बचा। अब तक हम लोग आधा मील दौड़ चुके थे और उस गहरी खाई के नजदीक पहुंच चुके थे जहां सेहियों के बिल थे। यहां पर आकर मैगॉग सेही को नाक से दबोचने में कामयाब हो गया और थिसल सेही का गला पकड़ने में। जब डेंसे पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए डेंसे ने एक गोली सेही के जिस्म में उतार दी। दोनों कुत्तों के शरीर से खून की धारें बह रही थी। उनके जिस्म से जितने कांटे हम खींच सकते थे हमने खींच निकाले और तेजी से घर की तरफ लौट पड़े। डेंसे के कंधे पर उसकी मारी सेही लटक रही थी। हमें घर पहुंचने की जल्दी इसलिए थी कि कुत्तों के जिस्म में घुसकर टूट चुके सेही की कांटों को हमें चिमटी की मदद से निकालना था और वह चिमटी घर पर ही थी। कई कांटे हमारी भरपूर कोशिश के बावजूद हमारी उंगलियों के पकड़ में नहीं आ सके थे। सेही के कांटे सिर्फ सामने से ही नुकीले नहीं होते, बल्कि पूरे कांटे पर भी उल्टे मुड़े हुए छोटे छोटे कांटे होते हैं, जो शरीर में घुसने के बाद मांस में फंस जाते हैं और उन्हें बाहर खींचने से सेही का शिकार बने जानवर या इंसान को भारी तकलीफ होती है।
मैगॉग का दिन बहुत बेचैनी से बीता। रात को लगातार छींकते हुए, जितनी बार वो छींकता था उतनी ही बार खून का मोटा सा थक्का उसके फूस के बिस्तर पर आ गिरता था। खुशकिस्मती से अगले दिन इतवार था और जब टॉम इतवार मनाने नैनीताल आया तो उसने पाया कि सेही का टूटा हुआ एक कांटा मैगॉग की नाक में गहरा धंसा हुआ था। कई नाकामयाब कोशिशों के बाद आखिरकार कांटे के उस टुकड़े को टॉम ने चिमटी की मदद से पकड़ ही लिया और बाहर खींच निकाला। यह टुकड़ा 6 इंच लंबा और कलम जितना मोटा था। कांटा निकलने के बाद मैगॉग की नाक से खून के फव्वारे फूट पड़े। हमारे पास खून रोकने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैगॉग की जिंदगी की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। बहरहाल अच्छी देखभाल और अच्छी खुराक से मैगॉग एकदम ठीक हो गया। कुछ दिनों में थिसल भी ठीक हो गया। हालांकि सेही के साथ लड़ाई में उसका हाल मैगॉग जितना बुरा नहीं हुआ था। भड़तल बंदूक मिलने के बाद मैगॉग को और मुझे 2 रोमांचक तजुर्बे हुए, एक कालाडूंगी में और दूसरा हुआ नैनीताल में। भड़तल बंदूक मुझे कैसे मिली ये किस्सा मैं बाद में बताऊंगा। नया गांव उन दिनों पूरे तौर पर आबाद और खेती किसानी वाला गांव था। नया गांव के बारे में मैंने कहीं और भी जिक्र किया है। नया गांव के खेतों और धूनीगढ़ नदी के बीच में जंगल की एक पट्टी थी, जिसके बीच बीच में घास के खुले मैदान थे। जंगल की ये पट्टी कहीं 1/4 मील तो कहीं आधा मील चौड़ी थी। इसके बीच से होकर एक रास्ता गुजरता है जो खेतों और नदी से बराबर की दूरी पर चलता है। नदी के दोनों तरफ जंगलों में ढेरों जानवर और परिंदे रहते थे, जैसे लाल जंगली मुर्गा, मोर, हिरण और सुअर। ये सब जानवर और परिंदे जंगल आते जाते बीच में पड़ने वाले खेतों में खड़ी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। मैगॉग को और मुझे जो पहला रोमांचकारी तजुर्बा हुआ वो इसी रास्ते पर हुआ। कालाडूंगी में हमारे घर से नया गांव 3 मील की दूरी पर है और एक सुबह पौ फटते ही मैगॉग और मैं मोर के शिकार पर निकल पड़े। हम लोग चौड़ी सड़क के बीचों बीच चल रहे थे, क्योंकि रोशनी ज्यादा थी नहीं और जंगल के जिस हिस्से में ये सड़क गुजर रही थी वहां तेंदुए और शेर अक्सर मिल जाते थे। सूरज उगने के साथ ही हम उस जगह पर आ पहुंचे जहां पर गेम ट्रैक सड़क से आकर मिलता था। यहां आकर मैंने अपनी बंदूक लोड करनी शुरू की। यह काफी लंबा काम था, क्योंकि पहले अंदाजा करके नाप तौल करके बारूद को बंदूक के गले में उतारना होता था और उसके बाद मोटे ऊनी कपड़े की एक चिंदी बंदूक की नली में मजबूती से नीचे उतारी जाती थी। इसके बाद नाप जोख कर गोली भरी जाती थी। यह जरूरी था कि गोली अंदर भरे मोटे ऊनी कपड़े पर जाकर अच्छे से टिक जाए। इसके बाद गत्ते का एक टुकड़ा बंदूक की नली में ठूस दिया जाता था ताकि गोली अपनी जगह पर बनी रहे। बंदूक में बारूद भरने वाली लोहे की छड़ जब बैरल के भीतर भरे बारूद से टकरा टकरा कर टनाटन बोलने लगती थी, तभी यह माना जाता था कि बंदूक अच्छे से और सही मायनों में लोड हो गई है। इसके बाद बंदूक का बड़ा सा अजीबोगरीब घोड़ा आधा चढ़ा दिया जाता था और उसकी नोक पर मजबूती से टोपी पहना दी जाती थी। ये सारे काम तसल्ली बख्श ढंग से होने के बाद मेरा बंदूक लोड करने का सारा सामान वापस अपने पिट्ठू में रखा और मैगॉग और मैं अब इस रास्ते पर बढ़ चले। बहुत सारे जंगली मुर्गे और मोर हमारे सामने से निकल गए, लेकिन इनमें से किसी पर भी निशाना साधने का मौका मुझे मिला नहीं। करीब करीब आधा मील चलने के बाद चलकर हम खुले मैदान में आ गए। जैसे ही हमने मैदान में कदम रखा, दूसरे सिरे पर हमें 7 मोर एक के पीछे एक जाते दिखाई दिए। कुछ पल इंतजार करने के बाद हम दोनों घुटनों और कोहनियों के बल उसी तरफ बढ़ने लगे। फिर मैंने मैगॉग को भेजा कि वह और मोरों को वहां से खदेड़ दे। किसी भी घने जंगल में जब कोई कुत्ता मोरों के पीछे पड़ जाए तो यह तय है कि मोर पेड़ों की ऊंची डालियों पर जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा ही इस बार भी हुआ, लेकिन अब भी मैं निशानेबाजी में काफी नया नया था। किसी बैठे हुए परिंदे को मार गिराना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बहरहाल मैगॉग और मेरी मिली जुली कोशिशों से हम एक मोर का शिकार करने में कामयाब हो गए। बाकी सब जानवरों या परिंदों के मुकाबले मैगॉग को मोर के शिकार में सबसे ज्यादा मजा आता था। उन्हें पेड़ों की डालियों पर खदेड़ने के बाद वो उन पर भौंकते हुए तेजी से पेड़ों के चक्कर लगाता था।
इस तरह से मोरों का ध्यान मैगॉग में अटका रहता था और मैं धीरे धीरे सरक कर अपने निशाने के नजदीक पहुंच जाता था अपने हिस्से का काम निपटाने के लिए। वे सातों मोर खुला मैदान पार करने के बाद जाहिरा तौर पर जमीन पर चल रहे थे। मैगॉग उनके पीछे पीछे कम से कम 100 गज तक घनी झाड़ियों और जंगल में जाकर घुस गया था। तभी अचानक मुझे पंखों की फड़फड़ाहट और मोर की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद मैगॉग की डर भरी पुकार और उसके साथ सुनाई दी शेर की दहाड़। जाहिर है कि मोर मैगॉग को सोते हुए शेर की तरफ ले गया था और अब ये परिंदे, कुत्ता और शेर अपना अचरज, डर और नाराजगी अपने अपने तरीके से जाहिर कर रहे थे। डर भरी अपनी पहली पुकार के बाद मैगॉग ने गुस्से में भौंकना और भागना शुरू किया और शेर दहाड़ते हुए उसका पीछा करने लगा। दोनों मेरी ही तरफ आ रहे थे। इतनी भगदड़ और कोहराम में चेतावनी भरी आवाज निकालता हुआ पेड़ों के बीच से निकलकर हवा में तैरता हुआ एक मोर उस डाल पर आ बैठा जो मेरे सिर के ठीक ऊपर थी। लेकिन वक्ती तौर पर किसी भी किस्म के परिंदे में मेरी दिलचस्पी एकदम खत्म हो चुकी थी और मेरी एकमात्र इच्छा इस बात की थी कि मैं कहीं दूर, बहुत दूर, कहीं ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर कोई शेर ना हो। मैगॉग को अपना शरीर खींचने के लिए उसके पास 4 पैर थे और मेरे पास सिर्फ 2 पैर थे और रत्ती भर भी शर्म महसूस किए बिना अपने वफादार साथी को उसके हाल पर छोड़कर मैंने वहां से दौड़ लगा दी। जल्दी ही मैगॉग मुझसे आकर मिल गया और हमारे पीछे गूंजती हुई दहाड़ें भी बंद हो गईं। अब मैं उस शेर की तस्वीर अपने दिमाग में देखने की कोशिश कर सकता हूं। हालांकि ये कोशिश मैं उस वक्त नहीं कर सका था। इस तस्वीर में शेर मुझे अपने पिछले पंजों के बल बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा खुले मैदान की तरफ है और वो हंस रहा है। यह हंसी एक शेर की हंसी है और शेर को यह हंसी एक बड़े से कुत्ते और एक छोटे बच्चे को अपनी प्यारी जान बचाने के लिए भागते हुए देखकर आ रही है। शेर यह भी सोच के हंस रहा है कि उसने तो अपनी नींद में खलल डालने वाले कुत्ते को थोड़ा सा खदेड़ने भर की कोशिश की थी। गर्मी का मौसम हम हमेशा नैनीताल वाले घर में बिताया करते थे। सर्दियां खत्म होने को थी और कुछ ही दिनों में हम नैनीताल जाने वाले थे और उन्हीं दिनों मुझे एक और तजुर्बा हुआ। इस बार मैं अकेला था, मैगॉग मेरे साथ नहीं था। दरअसल जनाब मैगॉग जरा रोमांटिक मूड में आ गए थे और जब मैं घर से निकला उस वक्त वो बगैर मेरी जानकारी के अपनी माशूका से मिलने पड़ोस के गांव चले गए थे। मैं पिछले कुछ दिनों से घने जंगल में जाने से बच रहा था और जंगल में अपना वक्त ज्यादातर खुली जगहों में बिता रहा था। जिस सुबह का मैं जिक्र कर रहा हूं उस सुबह मैं नया गांव के नजदीक से निकलने वाली गड़प्पू रोड पर जंगली मुर्गे की फिराक में था। बहुत से जंगली मुर्गे मुझे सड़क पर अपने पंजों से जमीन खुरेदते हुए दिखाई दिए, लेकिन किसी को निशाना बनाने का मौका मुझे मिला नहीं क्योंकि मैं उनके इतना नजदीक पहुंच नहीं सका कि उन्हें अपनी बंदूक की जद में ले सकूं। लिहाजा मैंने सड़क छोड़ दी और जंगल के एक ऐसे हिस्से में घुस गया जहां पेड़, यहां वहां कुछ झाड़ियां और छोटी घास थी। सड़क छोड़ने के पहले मैंने अपने जूते और मोजे दोनों उतार लिए थे। मैं भी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक पेड़ के नीचे पत्तियां कुरेदते हुए एक लाल जंगली मुर्गा मेरे सामने था। जंगली मुर्गा और पालतू मुर्गे में जो एक बात समान है वो ये है कि जंगली मुर्गा पत्तियां कुरेदते वक्त और घरेलू मुर्गा कूड़ा करकट कुरेदते वक्त अपना सर ऊंचा किए रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। जब उन्हें तसल्ली हो जाती है तभी वो अपनी चोंच नीचे करके कीड़े या अनाज के दाने को उठाते हैं। पेड़ के नीचे अपना खाना तलाशता यह मुर्गा मेरी बंदूक की जद से बाहर था, इसलिए मैं धीरे धीरे नंगे पैरों उसका पीछा करने लगा। जब भी मुर्गा कीड़ा उठाने के लिए अपना सर नीचे करता था मैं एक बार में 1 गज आगे बढ़ जाता था और उसका सर उठने के पहले ही पत्थर की मूरत की तरह पहले जैसे खड़ा हो जाता था ताकि मुर्गे को मेरी मौजूदगी का कोई शक न हो। जब मुर्गा करीब करीब मेरी रेंज में आ गया तब मैंने देखा कि मेरे सामने एक उतला सा गड्ढा आ गया है
गड्ढे के दोनों तरफ घुटने घुटने घास थी और मुझे एक कदम में गड्ढा पार करना था और उसके 2 कदम के बाद मुर्गा मेरी बंदूक की रेंज के सामने आ जाता। इसके अलावा वहां पर एक छोटा सा पेड़ भी था जिसके सहारे में मैं अपनी भारी बंदूक टिकाकर ज्यादा अच्छा निशाना लगा सकता था। ये तय करने के बाद मैं इंतजार करता रहा कि मुर्गा कब चोंच नीची करे और कब मैं आगे बढ़ूं। जैसे ही मुर्गे ने सिर नीचे झुकाया, मैंने अपना कदम गड्ढे में आगे बढ़ाया। अगले ही पल मेरा नंगा पैर वहां कुंडली मारे बैठे हुए एक बहुत बड़े अजगर के ऊपर था। कुछ दिन पहले मैं ऐसे भागा था जैसे कि कोई छोटा लड़का भाग सकता नहीं था। आज मैं ऐसे कूदा था जैसे कि कोई छोटा लड़का कूद सकता नहीं था। मेरी कूद ने मुझे गड्ढे के उस पार पहुंचा दिया और तुरंत ही घूमकर मैंने जमीन पर पड़े उस भारी भरकम लच्छे जैसे अजगर पर एक गोली झोंक दी और वहां से भाग निकला। जब तक कि मैं वापस सड़क पर नहीं पहुंच गया तब तक मुझे अपनी हिफाजत का एहसास नहीं हो रहा था। उत्तरी भारत के जंगलों में मैंने बहुत बरस बिताए हैं, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है किसी अजगर ने किसी इंसान की जान ली हो। लेकिन इसके बावजूद मुझे अच्छे से मालूम है कि उस दिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच के निकल गया था। यदि अजगर ने मेरा पैर अपने मुंह में ले लिया होता, और यकीनन उसने ले ही लिया होता बशर्ते कि वो नींद में ना होता, तो उसके लिए मेरी जान लेना कतई जरूरी नहीं था। मैं तो खुद ही मर जाता डर के मारे। ठीक वैसे ही जैसे मेरे टेंट के नजदीक एक बड़ा चीतल डर के मारे मर गया था, जबकि अजगर ने सिर्फ उसकी पूंछ ही पकड़ी थी। जिस दिन अजगर पर मेरा पांव पड़ा था वो कितना बड़ा था मुझे नहीं मालूम। वो मेरी गोली से मरा या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उसे देखने वापस गया ही नहीं था। उसी इलाके में मैंने ऐसे अजगर भी देखे हैं जो कि 18 फुट लंबे थे। इसी इलाके में मैंने एक अजगर को चीतल हजम करते हुए भी देखा है और दूसरे को काकड़ को निगलते हुए। मैगॉग और मुझे दूसरा सबक तब मिला जब हम लोग नैनीताल से काला डूंगी लौट आए थे। उन दिनों नैनीताल के इर्द गिर्द जंगल तरह तरह के जानवरों और परिंदों से भरे पड़े थे। कलगी वाले मुर्गों की तो खास तौर पर भरमार थी। उन दिनों शिकारी बहुत थोड़े से थे और कौन कहां पर शिकार कर सकता है इस बात की कोई खास पाबंदी थी नहीं। लिहाजा मैं स्कूल से वापस लौटकर शाम को मैगॉग को लेकर जंगल चला जाया करता था और हम घर की हांडी के लिए कई तरह के मुर्गे या पहाड़ी तीतर मार लाते थे। एक शाम मैगॉग और मैं काला डूंगी रोड पर आगे चले गए और हालांकि मैगॉग ने बहुत सारे मुर्गों को खदेड़कर पेड़ों की डालियों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी मुर्गा पेड़ पर इतनी देर तक नहीं बैठा कि मैं उसे निशाना बना सकूं। पहाड़ की तलहटी में बने छोटे से सरिया ताल के नजदीक पहुंचने पर हमने सड़क छोड़ दी और जंगल में घुस गए। हमारा इरादा था कि हम जंगल के भीतर से होते हुए घाटी के ऊपरी सिरे पर मौजूद खाई तक जाएंगे। तालाब के नजदीक मैंने एक मुर्गे को मार गिराया। घने झाड़ झंकाड़ और एक के ऊपर एक जमी चट्टानों के बीच से होते हुए जब हम सड़क से 200 गज की दूरी पर थे, तभी हमने मुर्गों के एक झुंड को देखा। सामने बिछी खुशबूदार घास से कूद कूद कर एक ठिगनी सी झाड़ी पर लगी हुई बेरिया खाने की कोशिश ये मुर्गे कर रहे थे। जब तक हम घने जंगल से निकलकर घास के बड़े मैदान में पहुंच चुके थे, ऊंची कूद लगाते मुर्गे हमें सिर्फ तभी नजर आते थे जब वो हों हवा में, और मैं अभी तक इतना तजुर्बेकार हुआ नहीं था कि मैं किसी भी चलती फिरती चीज को अपना निशाना बना सकूं। मैं वहीं बैठ गया। मैगॉग मेरे बाजू में लेट गया। हम दोनों इंतजार करने लगे कि इनमें से कोई परिंदा तो मैदान में आएगा। अभी हम इस पोजीशन में बैठे कुछ वक्त गुजरा था कि वो परिंदे अब भी कूद कूद कर बेरिया खाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हमें सड़क पर कुछ आवाजें सुनाई दी। ये सड़क पहाड़ी के सामने से कुछ तिरछी होकर गुजरती है। इसी सड़क पर जा रहे कुछ आदमियों से बात करने और ठहाके लगाने की आवाज आ रही थी। उनके टीन के डब्बों की खड़खड़ाहट से मुझे मालूम था कि ये नैनीताल से दूध बेचकर लौट रहे ग्वाले होंगे और अब वे सरिया ताल के नजदीक अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। मुझे पहली बार इन आदमियों की आवाज तब सुनाई दी थी जब वे सड़क पर 400 गज की दूरी पर एक मोड़ को पार कर रहे थे। अभी वो हमसे कुछ दूर बाईं तरफ थे कि वे सब एक साथ इस तरह से चिल्लाए
जैसे कि किसी जानवर को सड़क से भगाने की कोशिश कर रहे हों। अगले ही मिनट हमारे सामने फैले किसी जंगल से किसी बड़े जानवर के आने की आवाज हमें सुनाई दी। जमीन पर उगे झाड़ झंकाड़ इतने घने थे कि मुझे तब तक ये जानवर नहीं दिखा जब तक कि वो खुशबूदार घास के टुकड़े तक नहीं पहुंच गया। उसके वहां पर पहुंचते ही वहां मौजूद सभी मुर्गे रफू चक्कर हो गए और हमारे सिरों के ऊपर से उड़ते हुए गायब हो गए। इसके बाद हमें दिखाई दिया बड़ा सा एक तेंदुआ जो कि घास के खुले मैदानों पर छलांगे भरता हुआ जा रहा था। छलांग भरता हुआ तेंदुआ अभी हवा में ही था कि उसने हमें देख लिया और जैसे ही वो जमीन पर आया पेट के बल लेट गया। एकदम पत्थर की मूरत बन गया, बिना हिले डुले पड़ा रहा। घास के मैदान में 30 डिग्री का चढ़ाव था और तेंदुआ हमसे ऊपर की तरफ था। कोई 10 गज की दूरी पर उसकी ठुड्डी से लेके उसकी पूंछ के आखिरी सिरे का रोया रोया हमें एकदम साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही तेंदुआ सामने नजर आया साफ साफ, मैंने अपना बायां हाथ बंदूक से हटाकर बाजू में लेटे मैगॉग की गर्दन पर रखा था। अब मुझे उसकी शरीर की कपकपाहट महसूस हो रही थी। ठीक यही कपकपी तो मैं अपने भीतर भी महसूस कर रहा था। ये पहला तेंदुआ था जो मैगॉग ने या मैंने अपनी जिंदगी में देखा था। हवा पहाड़ी की तरफ बह रही थी और इसलिए मेरा यकीन है कि तेंदुए को देखने से हम दोनों पर एक जैसा ही असर हुआ था। हमें बहुत जबरदस्त सनसनी हुई लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगा। जिंदगी भर के तजुर्बे के बाद अब मैं कह सकता हूं कि हमें डर ना लगने की सिर्फ एक ही वजह थी कि तेंदुए के मन में हमारे लिए कोई खतरनाक इरादे नहीं थे। सड़क पर आदमियों के हाथों खदेड़े जाने के बाद ये तेंदुआ उन चट्टानों की तरफ आना चाह रहा था जहां मैगॉग और मैं थोड़ी देर पहले ही आए थे। झाड़ियों से निकलने के बाद अपने भागने के रास्ते में एक छोटे लड़के और उसके कुत्ते को देख के तेंदुआ एकदम पत्थर की मूरत बन गया था ताकि वो हालात का अंदाजा लगा सके। हम पर एक नजर डालने से उसे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि हमारे मन में उसके लिए कोई खतरनाक इरादे नहीं थे। हमारे जंगलों में हालात भांपने में तेंदुए से ज्यादा तेज कोई और जानवर होता नहीं है। और अब हमारे बर्ताव से तेंदुए को पूरी तरह से तसल्ली हो गई थी कि हमसे डरने की उसे कोई वजह नहीं। उसे इस बात की भी तसल्ली हो गई थी कि जिस रास्ते में वो जाना चाह रहा था उस पर हमारे अलावा कोई और इंसान नहीं है। तेंदुए ने एक शानदार छलांग लगाई और छलांगों में ही हमारे पीछे की तरफ फैले जंगल में वो गायब हो गया। अब पीछे से आती हवा में तेंदुए की गंध समाई हुई थी और पल भर में ही मैगॉग अपने पैरों पर खड़ा हो गया और गुस्से में गुर्राने लगा। तेंदुए की गंध पहचानने के बाद अब उसे समझ में आया कि जिस खूबसूरत जानवर को वो निडर होकर ध्यान से देख रहा था, इतना बड़ा जानवर जो आसानी से उसे मार सकता था, वो था एक तेंदुआ, जंगल में कुत्तों का सबसे खतरनाक दुश्मन। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई हमारी कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।